वो गॉडेस जिसे मैं सालों से चुपचाप प्यार करता था, एवलिन। अचानक उसका परिवार कंगाल हो गया। अपनी लाल आंखों और कपकपाती आवाज के साथ उसने पूछा, क्या मैं उसे 1 मिलियन उधार दे सकता हूँ? उसके पीले पड़े छोटे से चेहरे को देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। लेकिन मैंने आधे मजाक में कहा, 1 मिलियन काफी नहीं है, 100 मिलियन काफी नहीं है। मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। इसे ब्राइड प्राइस समझो, और फिर तुम बस मुझसे शादी कर लो। मुझे लगा वो गुस्सा होगी, कि उसे लगेगा मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। लेकिन वो बस 1 सेकंड के लिए जम गई। फिर अपनी उन खूबसूरत आंखों से मुझे गौर से देखा और एक एक शब्द करके कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। उस पल में वो सारा कंपोजर और शांति जो मैंने अपने रीबर्थ के बाद से बनाई थी, तुरंत टूट गई। चीजें उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही थी जो मैंने सोची थी। मेरा नाम हैरिसन है और मैं एक री इनकारनेटर हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक वर्कaholic था, नीचे से ऊपर तक लड़ते हुए पहुंचा था। 35 की उम्र तक मैंने 100 बिलियन के एसेट्स जमा कर लिए थे और दूसरों की नजरों में एक बिजनेस लेजेंड बन गया था। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मेरा पहला प्यार एवलिन, जिसे मैंने अपनी पूरी जवानी में चुपचाप चाहा था, मेरे कामयाब होने से पहले ही मर गई थी। उसकी ट्रेजेडी परिवार के अचानक कंगाल होने से शुरू हुई थी। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उन्हें स्ट्रोक आ गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जहां सर्जरी के लिए तुरंत एक बड़ी रकम की जरूरत थी। उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड बियांका, जो मेरी पिछली जिंदगी में मेरी बिजनेस राइवल थी, उसने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन असल में एक जाल बिछाया और उसे उस कम बैक ब्रैड से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद एवलिन ने मौत से भी बदतर जिंदगी जी और आखिर में निराशा में अपनी छोटी सी जिंदगी खत्म कर ली। मैं बियांका के उस ठंडे चेहरे पर जीत की वो हल्की सी चमक कभी नहीं भूलूंगा जो उसने उसके फ्यूनरल पर दिखाई थी। और ना ही मैं ये भूलूंगा कि कैसे उस दरिंदे ब्रैड ने तुरंत लू फैमिली की इनहेरिटेंस उड़ा दी। उस वक्त मैं बस एक गरीब सा मामूली इंसान था, उसके पास खड़े होकर एक शब्द बोलने के भी लायक नहीं था। ये पछतावा और लाचारी मेरी बाकी जिंदगी मुझे एक जहरीले सांप की तरह दसती रही। इसलिए जब मैं नशे की हालत से जागा और मैंने खुद को 22 साल की उम्र में पाया, लू फैमिली के कंगाल होने से एक दिन पहले, पहला काम जो मैंने किया वो था उन सारी इंडस्ट्रीज के नाम लिखना जो अगले 10 साल में कामयाब होने वाली थी, और उन्हें अपने सबसे वफादार सबॉर्डिनेट आर्थर को दे दिया, जिसे असिस्टेंट आर्थर भी कहा जाता है और जिसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का खिताब मिला है, और जिसके बारे में अफवाह है कि वो कोई टाइम ट्रैवलर है। फिर मैंने अपनी बाकी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया कि शांत रहूं और एवलिन की रक्षा करूं। इस जन्म में मैं अब कोई बिजनेस लेजेंड नहीं बनना चाहता, मैं बस एक नालायक बनना चाहता हूं जो वक्त गुजरता रहे। मैं अपनी लड़की के साथ रहूंगा, सारे 8 मेजर क्विजीन्स चखूंगा, अपनी घर की बनी फाइन वाइन्स पीऊंगा और साथ ही अपनी 8 पैक एब्स और अडोनिस बेल्ट बनाऊंगा। आखिरकार एक फिट शरीर ही जिंदगी का मजा लेने की बुनियाद है। मैंने टाइमिंग बिल्कुल सही कैलकुलेट की थी। एवलिन आज दोपहर को निराशा में मेरे पास आएगी। मेरी पिछली जिंदगी में वो हर रिश्तेदार और दोस्त के पास गई थी और सिर्फ मैं ही था, एक मामूली क्लासमेट जो अब भी उसका कॉल उठाने के लिए तैयार था। अफसोस उस वक्त मैंने अपना सब कुछ खाली कर दिया था और मुश्किल से 30,000 युआन जमा कर पाया था। वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। इस बार ये अलग है। जब डोरबेल बजी, मैंने ढीली स्वेटपैंट्स पहनी हुई थी, बिना शर्ट के लिविंग रूम में अपने अब रिपिंग एक्सरसाइजेस का आखिरी सेट कर रहा था। पसीना मेरी मसल्स की गहरी लकीरों से नीचे बह रहा था और मेरी अडोनिस बेल्ट की लकीर में गायब हो रहा था। मैंने पसीना पोंछा और दरवाजा खोलने के लिए धीरे से गया। बाहर वो खड़ी थी जो मेरे दिल की गहराइयों में बसी हुई थी। एवलिन ने एक पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वो आंखें जिनमें अक्सर मुस्कुराहट होती थी, अब एक खरगोश की तरह लाल थीं। मुझे बिना शर्ट के देखकर वो एक पल के लिए जम गईं। उसके गालों पर तुरंत 2 लाल बादल छा गए। उसने घबराकर अपनी नजर फेर ली, लेकिन फिर भी एक पल के लिए मेरे टोन्ड एब्स पर रुकी रहीं। मैं जानता था कि यहाँ खड़े होने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जुटाई होगी। हैरिसन, उसकी आवाज सिसकियों के साथ कांप रही थी, वो बुरी तरह हिल रही थी। मेरे पापा, वो अंकल को क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, अपनी आवाज को जितना हो सके उतना संभाले हुए। उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया है। वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी में 1 मिलियन युआन लगेंगे। जब वो बोल रही थी, आंसू टूटे हुए धागे की तरह बह रहे थे। मैंने सबसे भीख मांगी है, बस तुम ही बचे हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने उसके लिए उसका वाक्य पूरा किया और उसने तेजी से सर हिलाया, जैसे किसी आखिरी उम्मीद को पकड़ रही हो। उसने पूरी आजिजी से मेरी तरफ देखा। मुझे पता है ये बहुत बड़ी रकम है, शायद तुम्हारे पास भी ना हो, लेकिन अगर तुम मुझे ये देने के लिए तैयार हो तो मैं एक IOU लिख दूंगी।
मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए अपनी बाकी जिंदगी घोड़े की तरह काम करूंगी। उसे इस हाल में देखकर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। ये वही लड़की थी जिसे मैं इतना चाहता था। डर लगता था कि हथेली पर रखा तो गिर न जाए, मुंह में रखा तो पिघल न जाए। मेरी पिछली जिंदगी में उस 1 मिलियन की वजह से ही उसकी जिंदगी गहरी खाई में गिर गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर उठते हुए जज्बात को दबाया और आलसी ढंग से दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। अपने होठों को उस तरह मोड़ा जिसे मैं एक बदमाश की मुस्कुराहट समझता था। एवलिन, हमारा रिश्ता क्या है? बस मामूली क्लासमेट। उसका शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं जानता था कि ये बुरा था, लेकिन ये करना जरूरी था। क्लासमेट्स होने के नाते पैसे उधार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी आवाज बदली, उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक देखते हुए। लेकिन 1 मिलियन बहुत कम है। एवलिन सुन हो गई, मुझे हैरानी से देखते हुए। मैंने एक उंगली उठाई, उसके सामने मजाक में हिलाते हुए और आधे मजाक में कहा, मैं तुम्हें ब्राइड प्राइस के तौर पर 1 बिलियन दूंगा। मुझसे शादी कर लो। वातावरण तुरंत थम गया। मैं उसके थप्पड़ या उसकी गाली तुम कमीने के लिए भी तैयार था, क्योंकि किसी के भी नजरिए से ये उसकी मजबूरी का फायदा उठाना था। मेरी अभी की हालत बिल्कुल उन बेचारी औरतों जैसी है जो पुराने समय में अपने पिता को दफनाने के लिए खुद को बेच देती थीं। मैं सिर्फ इस तरीके का इस्तेमाल करके उसके सारे बचने के रास्ते बंद करना चाहता था, ताकि उसके पास मुझ पर निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प न बचे। एक बार वो मुझसे शादी कर ले, मैं उसे एक प्रिंसेस की तरह रखूंगा, उसे ये समझाते हुए कि मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, बल्कि उससे 10 साल से प्रेम करता हूँ। मगर एवलिन का रिएक्शन मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वो बस मुझे गौर से देखती रही। उसकी सुंदर आंखों में ऐसी भावनाएं भरी थी जिन्हें समझना मेरे लिए मुश्किल था। हैरानी, अपमान, संघर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा हर रास्ता खत्म करने का एक दृढ़ निश्चय। पूरे आधे मिनट बाद जब मुझे लगा कि वो भड़क जाएगी, वो धीरे से लेकिन साफ आवाज में बोली, 3 शब्द कहते हुए, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरे दिमाग में तैयार सारी 108 बातें तुरंत अटक गईं। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। क्या उसे पहले गुस्सा नहीं होना चाहिए था, फिर निराश, और आखिर में मेरी दिल से की गई कोशिश के बाद ना चाहते हुए राजी होना चाहिए था? वो कुछ ही सेकंड में कैसे मान गई? उसका चेहरा देखते हुए, जो पीला था मगर हैरानिंगेज तौर पर शांत था, मुझे पहली बार अपने रीबर्थ पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जन्म किसी पैरेलल वर्ल्ड में हुआ हो? असिस्टेंट आर्थर, स्टॉक मार्केट की गलती, सब सही बैठ रहा है, वरना मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? एवलिन सच में मुझ पर फिदा है। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? मैं हकलाया, इस जीवन में पहली बार रुक रुक कर बोलते हुए। एवलिन ने सर हिलाया। उसकी नजर हमेशा से ज्यादा मजबूत थी। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मेरे पिता की जान बचाने के लिए 1 बिलियन, ताकि एलयू फैमिली को गिरने से बचाया जा सके। ये सौदा बुरा नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मैंने खुद को शांत होने पर मजबूर किया, भले ही स्थिति ने एक अनजान मोड़ ले लिया था। नतीजा मेरे हक में था। पहला, शादी के बाद हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे और एक दूसरे की व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, मेरे पास उसका दिमाग बदलने के लिए बहुत समय है। दूसरा, ये 1 बिलियन एलयू फैमिली में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक बार कंपनी को लाभ हो जाए, मैं तुम्हें ब्याज के साथ पैसे लौटा दूंगी। मैं धीरे से हंसा। मिस एवलिन, क्या तुम अभी की स्थिति को गलत समझ रही हो? मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रही। पैसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है, तुम पूरे जीवन के लिए मेरी हो। मैंने जानबूझकर एक रौबदार और बेतुकी आवाज में बात की, उसका रिएक्शन देखने के लिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने अपना निचला होठ चबाया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं, लेकिन आखिर में उसने खुद को संभाला और सर हिलाया। उसकी इस सहमी हुई स्वीकृति ने मेरे दिल में दर्द और बेचैनी दोनों पैदा कर दी। ठीक है, अब रोना बंद करो, तुम बहुत बुरी लग रही हो। मैंने हॉलवे कैबिनेट से कुछ टिश्यूज लिए और उन्हें रूखेपन से उसके हाथ में थमा दिया। क्या तुम्हारे पास आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर साथ लाई हो? वो मुझे खाली नजरों से देखती रही, बिना सोचे समझे सर हिलाते हुए। अगर वो तुम्हारे पास है तो चलो, हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। मैं बेडरूम की तरफ मुड़ा, एक रैंडम टी शर्ट पहनी और अपनी कार की चाबियां उठाई। वो साफ तौर पर मेरी रफ्तार के साथ नहीं चल पा रही थी। और क्या तुम्हारे अंकल के मरने का इंतजार करें? मैंने बेसब्री से कहा। एवलिन शांत हो गई और चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। आधे घंटे बाद हम हाथ में 2 लाल बुकलेट्स लिए मैरिज ब्यूरो से बाहर निकले। सूरज की रोशनी तेज थी। एवलिन ने मैरिज सर्टिफिकेट को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जैसे कि वो कोई कागज नहीं बल्कि कोई गर्म लोहा हो। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी उसे देखते हुए। मैं जानता था कि वो अभी अपमानित और निराश महसूस कर रही होगी। ये ठीक है, मैंने सोचा, आगे बहुत समय है। मैंने अपना फोन निकाला और असिस्टेंट आर्थर का नंबर मिलाया। हेलो बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? केन की ऊर्जावान आवाज दूसरी तरफ से आई। जब से मैंने उसे फ्यूचर बिजनेस प्लान थमा दिया था, ये 40 साल का आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। ऐसा लगा जैसे उस कदम ने कोई स्विच दबा दिया हो, उसे तुरंत मेरा सबसे ज्यादा काम करने वाला सबॉर्डिनेट बना दिया हो, जो 24/7 कॉल पर था। इस डर से कि मैं सुस्त बॉस उसे कोई काम नहीं दूंगा।
आर्थर, मेरी कुछ कामों में मदद करो, मैंने साफ शब्दों में कहा। पहला, स्विट्जरलैंड की सबसे अच्छी न्यूरो सर्जरी टीम से संपर्क करो और उन्हें जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल बुलवाओ। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दूसरा, मेरे अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तीसरा, एलयू ग्रुप की अभी की स्थिति की जांच करो, खासकर उनके दुश्मन जीसी कॉर्पोरेशन की हाल ही की हरकतों पर। फिर तुम जानते हो क्या करना है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आर्थर ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ 3 शब्दों में जवाब देते हुए, समझ गया बॉस। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि एवलिन मुझे बहुत ही जटिल भावों के साथ देख रही थी। तुम नहीं हो? ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछना चाहती हो कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए और मैं इतने बड़े रिसोर्सेस कैसे जुटा सकता हूं। मेरे पिछले जीवन में वो अपनी मौत के दिन तक यही सोचती रही कि मैं बस एक मामूली स्टूडेंट था जिसने अपने लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया था। मैं कोई खास नहीं था। मैंने उसे थ्योरी चढ़ाकर देखा। कोई मामूली स्टूडेंट नहीं। एवलिन, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैंने समझाने का कष्ट नहीं किया, उसे अपने साथ खींचते हुए, जब मैं इन छोटी मोटी बातों को सुलझा रहा था। वो अतीत की थकाने वाली परछाइयां। पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अंकल क्वान की हालत गंभीर है। गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ आराम से चली। एवलिन पूरे रास्ते खामोश रही, बस मैरिज सर्टिफिकेट को और जोर से पकड़ती रही। हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम के बाहर एवलिन की माँ चिंता में इधर उधर घूम रही थी। हमें देखकर वो जल्दी से पास आई। एवलिन कैसी है? माँ, पैसे का मसला हल हो गया है, एवलिन ने कहा, फितरती तौर पर मेरी तरफ देखते हुए। तभी मिसेस लू ने मुझ पर ध्यान दिया और शक से पूछा, और ये कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त हैरिसन है, एवलिन ने बिना ज्यादा बताए इंट्रो दिया। मैंने बुरा नहीं माना, बस मिसेस लू की तरफ सर हिला दिया। तभी एक घिनौनी आवाज गूंजी, एवलिन, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल की सर्जरी के लिए पैसे पहले ही तैयार कर लिए हैं। एक आदमी जो सिर से पांव तक डिजाइनर लेबल्स में था, उसके बाल पीछे चिपके हुए चमक रहे थे और चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल थी। वो रोजेस का बुके लिए जल्दी से पास आया। ब्रैड, वही आदमी जिसने मेरी पिछली जिंदगी में एवलिन को मौत की तरफ धकेला था। उसे देखकर मेरी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सच में मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वो पहले ही मेरे सामने आ गया है। ब्रैड ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया, सीधा एवलिन की तरफ बढ़ते हुए और हल्की नरमी से बात करते हुए, एवलिन, मैंने तुम्हारे परिवार की मुश्किलों के बारे में सुना है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, बस मेरी गर्लफ्रेंड बनना मान जाओ और पूरी ब्रैड फैमिली की जायदाद तुम्हारी होगी। बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, एवलिन ऐसे पीछे हटी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके टच से बचने के लिए वो तेजी से पीछे हट गई। ब्रैड, तुम्हारी इस दया के लिए शुक्रिया, पर इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पिता की सर्जरी के खर्च का इंतजाम पहले ही हो गया है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, एक ऐसी नफरत और दूरी जिसे दिखावा नहीं कहा जा सकता था। मैं हैरान रह गया। मेरी पिछली जिंदगी में हालांकि एवलिन ब्रैड को पसंद नहीं करती थी, उसने अपने पिता को बचाने के लिए मजबूरी में उसकी मदद ली थी। इस बार उसका रिएक्शन इतना तेज क्यों था? ब्रैड की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई। उसने साफ तौर पर इतनी बुरी तरह और इतने फैसले के साथ रिजेक्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। हल हो गया। रायन, मुझसे मजाक मत करो। 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, तुम इसे भला कहां से हल कर सकती हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। एक कंगाल लड़का जिसके पूरे आउटफिट की कीमत $500 भी नहीं है। मैंने खुद को नीचे देखा, एक कॉटन टी शर्ट, स्वेट पैंट्स, डोमेस्टिक ब्रांड स्नीकर्स। मैं सच में एक ब्रोक किड जैसा लग रहा था। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। ये क्लाउन दूसरी बार देखने के लायक भी नहीं था। मैंने एक कुर्सी खींची, अकेला बैठ गया और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए अपना फोन निकाल लिया। आज टॉपिक हमारी कंपनी के स्टॉक का सोने के बाद बढ़ना फिर से ट्रेंड कर रहा था। कमेंट सेक्शन LOL से भरा हुआ था, जिसमें लोग कह रहे थे कि हमारा स्टॉक बॉस के लेड बैक स्टाइल की वजह से बढ़ा है। सच में मेरे ओवर अचीविंग सबऑर्डिनेट्स। मैंने सोचा, मेरी इस बेरुखी ने ब्रैड को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। हे लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? उसने मेरी नाक की तरफ इशारा किया और गाली दी। तुमने रैन को कौन सा लव पोशन पिला दिया है? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता GR के चेयरमैन हैं। मुझसे पंगा लिया तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम इस शहर में जिंदा न रह सको। एवलिन मेरे सामने आ गई, ब्रैड को ठंडी नजरों से घूरते हुए। ब्रैड, कृपया थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। हैरिसन एक दोस्त है जिसे मैंने मदद के लिए बुलाया है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम पैसे का मसला खुद संभाल लेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया यहाँ से जाओ और मेरे पिता के आराम में खलल मत डालो। हाँ, ब्रैड ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो। एवलिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे वक्त पर भी तुम प्राइड की बात कर रही हो? मेरे अलावा और कौन तुम्हारी मदद के लिए 1 मिलियन ला सकता है?
इससे पूछो, क्या ये कर सकता है? उसने घमंड से मेरी तरफ इशारा किया। मैंने अपनी एक पलक तक उठाने की जहमत नहीं की, बस आराम से दो शब्द कहे, नॉइजी। तभी तेजी से आती हुई कदमों की एक सीरीज सुनाई दी। हॉस्पिटल डायरेक्टर, जिसके पीछे डिपार्टमेंट हेड्स का एक ग्रुप था, पसीने में लथपथ वहां भागा हुआ आया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से मिस्टर हैरिसन कौन है? डायरेक्टर ने हाँफते हुए पूछा। उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। मैंने सुस्ती से अपना हाथ उठाया। डायरेक्टर तुरंत भागकर मेरे पास आया और एक परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर झुक गया। मिस्टर हेलो, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मुझे अभी नोटिफाई किया गया है कि स्विट्जरलैंड से प्रोफेसर क्रिसमैन की टीम प्राइवेट जेट में बैठ चुकी है और उम्मीद है कि वो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने हाईएस्ट स्टैंडर्ड का ऑपरेटिंग रूम और वीआईपी वार्ड तैयार कर दिया है। क्या आपको हमसे किसी और चीज के लिए कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है? पूरा कॉरिडोर एक पल में खामोश हो गया। एवेलिन की माँ हैरानी से घूरने लगी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं जानता था कि ये बुरा था, लेकिन ये करना जरूरी था। क्लासमेट्स होने के नाते पैसे उधार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी आवाज बदली, उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक देखते हुए। लेकिन 1 मिलियन बहुत कम है। एवेलिन सुन हो गई, मुझे हैरानी से देखते हुए। मैंने एक उंगली उठाई, उसके सामने मजाक में हिलाते हुए और आधे मजाक में कहा, मैं तुम्हें ब्राइड प्राइस के तौर पर 1 बिलियन दूंगा। मुझसे शादी कर लो। वातावरण तुरंत थम गया। मैं उसके थप्पड़ या उसकी गाली, तुम कमीने के लिए भी तैयार था, क्योंकि किसी के भी नजरिए से ये उसकी मजबूरी का फायदा उठाना था। मेरी अभी की हालत बिल्कुल उन बेचारी औरतों जैसी है जो पुराने समय में अपने पिता को दफनाने के लिए खुद को बेच देती थीं। मैं सिर्फ इस तरीके का इस्तेमाल करके उसके सारे बचने के रास्ते बंद करना चाहता था, ताकि उसके पास मुझ पर निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प न बचे। एक बार वो मुझसे शादी कर ले, मैं उसे एक प्रिंसेस की तरह रखूंगा, उसे ये समझाते हुए कि मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, बल्कि उससे 10 साल से प्रेम करता हूँ। मगर एवेलिन का रिएक्शन मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वो बस मुझे गौर से देखती रही। उसकी सुंदर आंखों में ऐसी भावनाएं भरी थी जिन्हें समझना मेरे लिए मुश्किल था। हैरानी, अपमान, संघर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा हर रास्ता खत्म करने का एक दृढ़ निश्चय। पूरे आधे मिनट बाद जब मुझे लगा कि वो भड़क जाएगी, वो धीरे से लेकिन साफ आवाज में बोली, 3 शब्द कहते हुए, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरे दिमाग में तैयार सारी 108 बातें तुरंत अटक गईं। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। क्या उसे पहले गुस्सा नहीं होना चाहिए था, फिर निराश, और आखिर में मेरी दिल से की गई कोशिश के बाद ना चाहते हुए राजी होना चाहिए था? वो कुछ ही सेकंड में कैसे मान गई? उसका चेहरा देखते हुए, जो पीला था मगर हैरानिंगेज तौर पर शांत था, मुझे पहली बार अपने रीबर्थ पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जन्म किसी पैरेलल वर्ल्ड में हुआ हो? असिस्टेंट आर्थर, स्टॉक मार्केट की गलती, सब सही बैठ रहा है, वरना मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? एवलिन सच में मुझ पर फिदा है। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? मैं हकलाया, इस जीवन में पहली बार रुक रुक कर बोलते हुए। एवलिन ने सर हिलाया। उसकी नजर हमेशा से ज्यादा मजबूत थी। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मेरे पिता की जान बचाने के लिए 1 बिलियन, ताकि एलयू फैमिली को गिरने से बचाया जा सके। ये सौदा बुरा नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मैंने खुद को शांत होने पर मजबूर किया, भले ही स्थिति ने एक अनजान मोड़ ले लिया था। नतीजा मेरे हक में था। पहला, शादी के बाद हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे और एक दूसरे की व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, मेरे पास उसका दिमाग बदलने के लिए बहुत समय है। दूसरा, ये 1 बिलियन एलयू फैमिली में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक बार कंपनी को लाभ हो जाए, मैं तुम्हें ब्याज के साथ पैसे लौटा दूंगी। मैं धीरे से हंसा। मिस एवेलिन, क्या तुम अभी की स्थिति को गलत समझ रही हो? मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रही। पैसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है, तुम पूरे जीवन के लिए मेरी हो। मैंने जानबूझकर एक रौबदार और बेतुकी आवाज में बात की, उसका रिएक्शन देखने के लिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने अपना निचला होठ चबाया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं, लेकिन आखिर में उसने खुद को संभाला और सर हिलाया। उसकी इस सहमी हुई स्वीकृति ने मेरे दिल में दर्द और बेचैनी दोनों पैदा कर दी। ठीक है, अब रोना बंद करो, तुम बहुत बुरी लग रही हो। मैंने हॉलवे कैबिनेट से कुछ टिश्यूज लिए और उन्हें रूखेपन से उसके हाथ में थमा दिया। क्या तुम्हारे पास आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर साथ लाई हो? वो मुझे खाली नजरों से देखती रही, बिना सोचे समझे सर हिलाते हुए। अगर वो तुम्हारे पास है तो चलो, हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। मैं बेडरूम की तरफ मुड़ा, एक रैंडम टी शर्ट पहनी और अपनी कार की चाबियां उठाई। वो साफ तौर पर मेरी रफ्तार के साथ नहीं चल पा रही थी। और क्या तुम्हारे अंकल के मरने का इंतजार करें? मैंने बेसब्री से कहा। एवेलिन शांत हो गई और चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। आधे घंटे बाद हम हाथ में 2 लाल बुकलेट्स लिए मैरिज ब्यूरो से बाहर निकले। सूरज की रोशनी तेज थी। एवेलिन ने मैरिज सर्टिफिकेट को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जैसे कि वो कोई कागज नहीं बल्कि कोई गर्म लोहा हो। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी उसे देखते हुए। मैं जानता था कि वो अभी अपमानित और निराश महसूस कर रही होगी। ये ठीक है, मैंने सोचा, आगे बहुत समय है। मैंने अपना फोन निकाला और असिस्टेंट आर्थर का नंबर मिलाया।
हेलो बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? केन की ऊर्जावान आवाज दूसरी तरफ से आई। जब से मैंने उसे फ्यूचर बिजनेस प्लान थमा दिया था, ये 40 साल का आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। ऐसा लगा जैसे उस कदम ने कोई स्विच दबा दिया हो, उसे तुरंत मेरा सबसे ज्यादा काम करने वाला सबॉर्डिनेट बना दिया हो, जो 24/7 कॉल पर था, इस डर से कि मैं सुस्त बॉस उसे कोई काम नहीं दूंगा। आर्थर, मेरी कुछ कामों में मदद करो, मैंने साफ शब्दों में कहा। पहला, स्विट्जरलैंड की सबसे अच्छी न्यूरो सर्जरी टीम से संपर्क करो और उन्हें जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल बुलवाओ। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दूसरा, मेरे अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तीसरा, एलयू ग्रुप की अभी की स्थिति की जांच करो, खासकर उनके दुश्मन जीसी कॉर्पोरेशन की हाल ही की हरकतों पर। फिर तुम जानते हो क्या करना है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आर्थर ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ 3 शब्दों में जवाब देते हुए, समझ गया बॉस। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि एवलिन मुझे बहुत ही जटिल भावों के साथ देख रही थी। तुम नहीं हो? ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछना चाहती हो कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए और मैं इतने बड़े रिसोर्सेज कैसे जुटा सकता हूं। मेरे पिछले जीवन में वो अपनी मौत के दिन तक यही सोचती रही कि मैं बस एक मामूली स्टूडेंट था जिसने अपने लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया था। मैं कोई खास नहीं था। मैंने उसे त्योरी चढ़ाकर देखा, कोई मामूली स्टूडेंट नहीं। एवलिन, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैंने समझाने का कष्ट नहीं किया, उसे अपने साथ खींचते हुए, जब मैं इन छोटी मोटी बातों को सुलझा रहा था। एवलिन ने अपने होंठ भींचे और खामोशी से मान गई। उसने उस कम सजावट वाले मगर यकीनन लग्जूरियस अपार्टमेंट को चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। तुम्हारा कमरा वहां है, मास्टर बेडरूम, मैंने इशारा किया। और आप? उसने तुरंत पूछा। मैं गेस्ट रूम ले लूंगा। वो साफ तौर पर थोड़ा सुकून में आई और मुझे ये देखकर मजा आया। ये लड़की काफी गार्डेड थी। जाओ पहले शावर ले लो और कपड़े बदल लो। वो आउटफिट जो तुमने पहना है। मैं रुका, मुझे वो पसंद नहीं है। उसने अपनी पुरानी और रंग उतरी हुई ड्रेस की तरफ देखा और घबराहट में कपड़े को पकड़ लिया। मैंने और कुछ नहीं कहा। किचन की तरफ मुड़ते हुए मैंने फ्रिज से होममेड प्लम वाइन की एक बोतल निकाली, एक ग्लास भरा और बार पर बैठकर धीरे धीरे उसका मजा लेने लगा। मेरी पिछली लाइफ में मैंने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कड़वी लिकर पी थी, जिससे मेरा स्टमक खराब हो गया था। इस बार मैं सिर्फ वही एंजॉय करना चाहता था जो मुझे सच में पसंद था। जब एवलिन शावर खत्म करके बाहर आई, उसने लाउंज वेयर पहना हुआ था, जो मैंने असिस्टेंट आर्थर को पहले से ही तैयार करने को कहा था। एक क्यूट पिंक आउटफिट जिसने उसकी स्किन को और भी गोरा दिखाया। उसके गीले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे, जिनमें अभी भी बात की भाप थी, और उसके गाल एक पके पीच की तरह लाल हो गए थे, जो इतने प्यारे लग रहे थे कि किसी का भी मन ललच जाए। मेरा गला अपने आप सूखने लगा। डैम इट, 2 जन्मों तक वर्जिन रहने के बाद भी मैं इतनी आसानी से क्यों बहक जाता हूँ। यहाँ आओ, थोड़ा पास आओ, मैंने उसे इशारा किया। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन बात मानते हुए पास चली आई। मैंने उसे बार काउंटर के एक हाई स्टूल पर बिठाया और हेयर ड्रायर उठाकर उसके पास खड़ा हो गया और उसके बाल सुखाने लगा। मेरी हरकत बहुत जेंटल थी। गर्म हवा उसके बालों से गुजरी, जिससे शैम्पू की हल्की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। एवलिन का शरीर सख्त था। वो 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मेरे एंगल से मैं उसके लाल ईयर लोब्स और उसकी पतली गोरी नेक को साफ देख सकता था। एवलिन, मैं अचानक बोला, और उसकी आवाज एक मच्छर जितनी हल्की थी। अब से वो व्हाइट ड्रेस कभी मत पहनना। क्यों? क्योंकि मैंने हेयर ड्रायर बंद किया, उसके कान के पास झुका और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। वो लड़की जिसने ब्राड से मिलने के लिए वो ड्रेस पहनी थी, वो तुम नहीं थी ना? अचानक एक झटके के साथ मैंने महसूस किया कि मेरे सामने वाली लड़की एक पत्थर की तरह सख्त हो गई। उसने अपना सर घुमाया, हैरानी से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में शौक का तूफान था। आपको कैसे पता? मैं मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर हल्के से मारा। ना सिर्फ मुझे ये पता है, बल्कि मुझे ये भी पता है, ब्रैड और तुम्हारी प्यारी दोस्त बियांका काफी वक्त से चोरी छुपे मिल रहे हैं। आज का ये हीरो सेविंग द ब्यूटी वाला एक्ट एक ट्रैप था जो उन्होंने मिलकर बनाया था, ताकि तुम बिना सवाल किए आग में कूद जाओ। एवलिन का चेहरा तुरंत मुर्दा जैसा पीला पड़ गया। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। शायद उसे पहले शक था, लेकिन मेरे मुंह से इसकी पुष्टि सुनकर मैंने सुकून से कहा, क्योंकि वो तुमसे जलती है। इस बात से जलती है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड उससे बेहतर है, तुम ज्यादा सुंदर हो और तुम हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहती हो, जबकि वो सिर्फ तुम्हारी शैडो बनकर रह सकती है। बियांका, मेरी फॉर्मर फियांसे, वाकई एक ऐसे परिवार से आती है जो एवलिन्स के बराबर है, बल्कि कुछ जगहों पर उनसे भी आगे है। बचपन से एक एयर की तरह पली बढ़ी। बाहर वाले उसे एक आइस कोल्ड टैलेंटेड प्रोडिजी और एक हेवन सेंट ब्यूटी समझते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसके उस ठंडे मास्क के नीचे कितनी ट्विस्टेड और इनसिक्योर सोल है। हमारी पिछली लाइफ में वो बिल्कुल ऐसी ही थी। एवलिन की बेस्ट फ्रेंड होने का दिखावा करते हुए उसे खुद अपने हाथों से खाई में ढकेल दिया था।
और फिर एक जीतने वाली की तरह मेरे पास आने की कोशिश की थी। अफसोस उसे मरने तक ये कभी नहीं पता चला कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ एवलिन से प्यार किया है। एवलिन को टूटने की कगार पर देखकर मैंने एक ठंडी सांस भरी और उसे अपने गले लगा लिया। ठीक है, अब इस बारे में और मत सोचो, ये ट्रैश अब तुम्हारी दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई, उसे दिलासा देते हुए कहा, मेरे रहते अब कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। उसका शरीर कोमल था, जिससे एक हल्की खुशबू आ रही थी जब वो मुझसे लिपटकर खामोशी से रोने लगी। इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया, इसके बजाय वो मुझसे एक डूबते हुए इंसान की तरह चिपक गई जो लाइफलाइन को पकड़ता है, मेरी शर्ट का कपड़ा और भी जोर से पकड़ते हुए उसे थामे हुए। मेरा दिल नरम हो गया। इस लाइफ टाइम में मैं सिर्फ उसे जीने नहीं दूंगा, मैं यकीन दिलाऊंगा कि वो किसी और के मुकाबले ज्यादा खुश रहे। जिन लोगों ने भी उसे कभी चोट पहुंचाई है वो मुझे 100 गुना 1000 गुना वापस भुगतेंगे। अगले दिन मैं कुदरती तौर पर जागा। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वार्म रो कोजी। मैंने आलस में अंगड़ाई ली और गेस्ट बेडरूम से बाहर निकला। मुझे खाने की सेंट आई। डाइनिंग एरिया में एवलिन एप्रन पहने हुए ओपन किचन में काम में लगी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर एक एक्सक्विजिट चाइनीज ब्रेकफास्ट पहले से ही सजा हुआ था, मिलेट पॉरेज, स्टीम्ड बन्स और कुछ रिफ्रेशिंग साइड डिशेस। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी पिछली जिंदगी में एवलिन एक पैम्पर्ड यंग लेडी थी, जिसने कभी घर के कामों के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई थी। कुकिंग तो दूर की बात है, वो मुश्किल से किचन में कदम रखती थी। वो ये सब कैसे बना सकती थी? और हर डिश मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट थी। तुम जाग गए हो? एवलिन ने आवाज सुनकर पीछे देखा और मुझे एक थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल दी। मैंने बस कुछ सिंपल बनाया है, पता नहीं ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से होगा या नहीं। मैं डाइनिंग टेबल की तरफ गया। गर्म मिलेट पॉरेज के बोल को देखते हुए मेरा दिल जज्बात से भर गया। ये फीलिंग बहुत ज्यादा फेमिलियर थी। मेरी पिछली जिंदगी के स्टार्टअप के सबसे मुश्किल वक्त में जब मेरे पेट में तकलीफ होती थी, तब एवलिन के मेरे लिए इस तरह के पॉरेज का बोल बनाने के बारे में फैंटेसाइजिंग करके ही मैं उस वक्त से निकल पाया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? मैंने उसे घूरा, उसके चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए। मैंने गैस किया, उसने कहा, अपनी आंखें चुराते हुए, मेरी नजर से बचते हुए। मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे घर पर चाइनीज कुजीन पर बहुत सारी बुक्स हैं, सही है ना? मैंने आसपास देखा। वाकई लिविंग रूम बुक शेल्फ पर 8 ग्रेट कुजीन्स की कुछ सिलेक्शंस थीं, लेकिन मैंने वो अपनी रीबर्थ के बाद खरीदी थी, बाद में एक सुकून भरी जिंदगी की तैयारी के लिए। वो कल ही आई हैं, उसने कब नोटिस किया? मेरे दिमाग में शक घूमने लगा, लेकिन मैंने ज्यादा दबाव नहीं डाला। गुड स्किल्स। मैंने एक स्पून उठाया और पॉरेज का एक सिप लिया। फ्लेवर बिल्कुल सही था। मेरी तारीफ पाकर एवलिन की आंखें एक बच्चे की तरह चमक उठी जिसे अभी कैंडी दी गई हो। जब तक तुम्हें ये पसंद है, उसने कहा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं हमेशा की तरह सोफा पर फैल गया, फाइनेंशियल न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करते हुए। एवलिन पास ही बैठी थी, अपने लैपटॉप पर कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी। बिजनेस ट्रबल्स की वजह से उसकी पेशानी पर चिंता थी। मैंने आलस से पूछा और उसने जवाब में सर हिलाया। ग्रुप का होस्टाइल टेकओवर अभी भी जारी है। कई रॉ मटेरियल सप्लायर्स ने यूनिलैटरली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए हैं। आधी प्रोडक्शन लाइंस पहले ही बंद हो चुकी हैं और बोर्ड मीटिंग आज आफ्टरनून में है। डरी हुई हो? किस बात से डरना? मैंने उसे देखा। मेरे यहाँ होते हुए डरने की क्या बात है? उसने अपना सर उठाया, मेरे केयरफ्री डिमीनियर को गहरे शक से देखते हुए। मुझे पता था कि उसने मेरा यकीन नहीं किया। एक गुड फॉर नथिंग जो सिर्फ इधर उधर लेटा रहता है और अपना फोन स्क्रॉल करता रहता है, वो भला क्या कर सकता है? मैंने समझाने की जहमत नहीं की, बस अपना फोन निकाला और असिस्टेंट आर्थर को एक वीचैट मैसेज भेजा। आर्थर, प्रोग्रेस कैसी है? असिस्टेंट आर्थर, द वर्कहोलिक रिपोर्टिंग। बॉस, सब कुछ कंट्रोल में है। जी फैमिली ने लू फैमिली के रिटेल शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो फंड्स इस्तेमाल किए थे, उन्हें हमने 3 ओवरसीज शेल कंपनीज के जरिए एक क्लेवर लेवरेज स्ट्रेटजी से शॉर्ट कर दिया है। अब उनके पास एक्विजिशन जारी रखने के लिए न सिर्फ पैसे नहीं हैं, बल्कि वो हमारे $1 बिलियन के कर्जदार भी हैं। जहां तक उन रॉ मटेरियल सप्लायर्स का सवाल है, उनकी पेरेंट कंपनीज को कल रात हमने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। मैंने नए चेयरमैन की कैपेसिटी में उन्हें अभी नोटिफाई किया है कि वो 3 गुना प्राइस पर लू फैमिली को सप्लाई दोबारा शुरू करें या फिर बैंक्रप्सी लिक्विडेशन का सामना करें। असिस्टेंट आर्थर, द वर्कहोलिक। साथ ही लू फैमिली के अंदर ली सरनेम वाले उस डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में मैंने उसके एम्बेजलमेंट और मिस्ट्रेस रखने के सबूत उसकी पत्नी और डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। अब तक वो शायद घर पर एक फुल ब्लोन डोमेस्टिक ड्रामा कर रहा होगा। वो दोपहर की बोर्ड मीटिंग में डेफिनेटली अटेंड नहीं कर पाएगा। असिस्टेंट आर्थर, द वर्कहोलिक। बॉस, मेरे काम के बारे में बेफिक्र रहें। आप और आपकी वाइफ सुकून से अपना कपल्स टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऐसे छोटे मामलों में अब भी आपकी अटेंशन की जरूरत पड़ी तो ये मेरी फेलियर होगी।
असिस्टेंट आर्थर की लंबी रिपोर्ट को देखते हुए मैंने सेटिस्फैक्शन में अपने होठ सिकोड़े। प्रोफेशनल, वाकई मेरे पर्सनली ट्रेन किए हुए टॉप वर्कaholic होने के लायक। मैंने अपना फोन साइड पर रखा और एवलिन से कहा, जो परेशान दिख रही थी, इसकी चिंता मत करो, बस आज आफ्टरनून की बोर्ड मीटिंग हमेशा की तरह अटेंड करो। मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ एक सरप्राइज होगा। एक सरप्राइज? एवलिन विलवाइडर्ड दिखी। जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उसे विंक किया, इसे एक मिस्ट्री रखते हुए। मैं आफ्टरनून में एल ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में नहीं गया। इतना छोटा सीन मेरी पर्सनल अपीयरेंस के लायक नहीं था। मैंने बस असिस्टेंट आर्थर को मिस्टर ली की कैपेसिटी में एवलिन के साथ भेज दिया, हैरिसन के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। इस बीच मैं घर पर आराम से बैठा प्लम वाइन पी रहा था और टैबलेट पर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। ये खास तौर पर असिस्टेंट आर्थर ने अरेंज किया था, जिसने कहा था कि वो चाहता है कि मैं बॉस होने के नाते कमांड टेंट से प्लानिंग करने और हजारों मील दूर से जीत हासिल करने का थ्रिल एक्सपीरियंस करूं। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल तनावपूर्ण था। एलयू ग्रुप के कई पुराने शेयर होल्डर्स ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। चेयरमैन लू अभी तक नहीं जागे हैं और अब स्टॉक प्राइस गिरने और प्रोडक्शन लाइंस रुकने की वजह से कंपनी बिना किसी लीडर के है। हम क्या करने वाले हैं? ये सब उस जी फैमिली के छोटे बदमाश की वजह से है, जो हमें मुश्किल वक्त में परेशान कर रहा है। बिल्कुल घटिया बात है। और वो डिप्टी डायरेक्टर ली ऐसे नाजुक मौके पर गायब हो गए, यहाँ तक कि अपना फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही सब लोग निराशा में आहें भर रहे थे, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एवलिन एक शार्प प्रोफेशनल सूट पहनकर अंदर आई, जिसके पीछे टेलर्ड सूट में असिस्टेंट आर्थर था। उसकी प्रेजेंस पूरे कमरे पर छाई हुई थी। सबकी आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। एवलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक डायरेक्टर जिनका नाम वोंग था और जिनके लू फैमिली के साथ गहरे रिश्ते थे, उन्होंने हैरानी से पूछा। अंकल्स, सम्मानित बोर्ड मेंबर्स। एवलिन ने गहरी सांस ली। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी। उसका आवाज नर्म थी लेकिन पक्की थी। आज से मैं टेम्पररी तौर पर चेयरमैन की भूमिका संभालूंगी और कंपनी के सारे काम देखूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नीचे हंगामा शुरू हो गया। तुम जैसी जवान लड़की कंपनी चलाने के बारे में क्या जानती हो? बिल्कुल सही। लू ग्रुप जैसे इतने बड़े एंटरप्राइज को तुम्हारे हाथ में देना इसके खत्मे को और तेज कर देगा। एवलिन, अपने अंकल की सलाह मानो। सबसे अच्छा ऑप्शन अब ग्रुप की एक्विजिशन को एक्सेप्ट करना है। कम से कम हम कुछ एसेट्स तो बचा सकते हैं। एवलिन ने इन शक को नजरअंदाज किया और शांति से कहा, मैं आप सबकी चिंताओं को समझती हूँ अंकल्स, लेकिन मैं अपने पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत को नहीं बेचूंगी। वो रुकी और असिस्टेंट आर्थर की तरफ देखा। उसका इशारा समझते हुए वो आगे बढ़ा और बड़ी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट किया। बोर्ड मेंबर्स, मैं आर्थर हूँ, मिस्टर हैरिसन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। असिस्टेंट आर्थर की आवाज ठहरी हुई और मजबूत थी। मिस्टर हैरिसन के कहने पर हमने लू कॉर्पोरेशन में $1 बिलियन डाले हैं। इसके अलावा आज से मैं लू कॉर्पोरेशन की चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में काम करूंगा और मिस एवलिन की कंपनी के मामले संभालने में मदद करूंगा। 1 बिलियन! पूरा मीटिंग रूम तुरंत सन्नाटे में डूब गया। हर कोई इस बड़ी रकम से दंग रह गया। तुरंत बाद असिस्टेंट आर्थर ने दूसरा डॉक्यूमेंट पेश किया। इसके अलावा रॉ मटेरियल सप्लाई रुकने का मसला भी हल हो गया है। तिनहोंग, बूफ और शिंग की पेरेंट कंपनीज, इन तीनों रॉ मटेरियल सप्लायर्स को मिस्टर हैरिसन ने पूरी तरह अक्वायर कर लिया है। कल से वो लू कॉर्पोरेशन को अनलिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई देने को पहल देंगे और वो भी मार्केट रेट से 30% कम कीमत पर। जहां तक जीआर की बात है, असिस्टेंट आर्थर ने अपना गोल्ड रिम्ड ग्लासेस ठीक किया। उनके पीछे एक तेज चमक दिखी। वो अभी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब उनके पास एलयू कॉर्पोरेशन के लिए कोई खतरा बनने की क्षमता नहीं है। स्क्रीन पर जीआर के स्टॉक प्राइस के नीचे गिरने और दिवाला निकलने के करीब होने की खबरें साफ दिखाई दे रही थीं। मीटिंग रूम इतना शांत था कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सारे बोर्ड मेंबर्स ने शांत एवलिन और असिस्टेंट आर्थर को हैरानी से देखा, जैसे किसी देवता को देख रहे हो। एक पल एलयू कॉर्पोरेशन बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। अगले ही पल इसमें 10 बिलियन आ गए। सारे संकट हल हो गए और यहाँ तक कि दुश्मनों का खेल ही पलट गया। ये किस तरह की चमत्कारी चाल थी? और इस सब के पीछे एक रहस्यमयी नाम की तरफ इशारा था। स्क्रीन देखते हुए मैंने देखा कि वो पुराने लोग जो कुछ ही देर पहले तख्ता पलटने की प्लानिंग कर रहे थे, अब एवलिन लू के चारों ओर जमा हो गए थे और एक के बाद एक चेयरमैन लू बहुत शानदार है जैसे शब्द कहकर उसकी चाटुकारिता कर रहे थे। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ये होती है कैपिटल की ताकत और मेरी लड़की उस ताकत के बीच में खड़ी थी, सबकी वाहवाही बटोर रही थी। वो इसके लायक थी। लाइव ब्रॉडकास्ट के खत्म होने पर एवलिन की नजर स्क्रीन को चीरते हुए वहां देख रही थी जहां मैं था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल और एक ऐसी कॉम्प्लेक्स इमोशन थी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था।
लू ग्रुप का क्राइसिस लगभग एक मैजिकल ड्रामेटिक तरीके से हल हो गया था। एवेलिन लू, वो यंग चेयरवुमन जिसने क्राइसिस में जिम्मेदारी संभाली थी, उसने एक ही झटके में अपना नाम बना लिया था। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड होने के नाते मैं अपनी आरामदायक आइडल लाइफ जीता रहा, वर्कआउट करते हुए, अच्छा खाना खाते हुए और वाइन बनाते हुए। एवेलिन सुबह से शाम तक बिजी रहती थी, जल्दी निकलती और देर से वापस आती, लेकिन चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो हमेशा घर आती और फिर हाथ धोकर मेरे लिए डिलिशियस सूप बनाती। उसका खाना बनाने का हुनर और भी बेहतर होता गया। चाइनीज ब्रेकफास्ट से लेकर फ्रेंच फीस्ट तक और जापानीज क्विजीन तक, लगभग ऐसा कुछ नहीं था जो वो नहीं बना सकती थी, और हर बार वो बिल्कुल मेरे टेस्ट बड्स के हिसाब से होता था। इससे मेरा शक और गहरा होता गया। लग्जरी में पली बढ़ी एक लाडली यंग लेडी इतने कम समय में एक ऑलराउंडर कुलिनरी गॉडेस कैसे बन सकती है? कोइंसिडेंस या कहानी में कुछ और बात थी? उस शाम एवेलिन बहुत देर से वापस आई। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अनोखी खुशी छुपी थी। हैरिसन, हम कामयाब हो गए। उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और एक्साइटमेंट में भागते हुए आई, मुझे जोर से हक किया। उसका नरम शरीर मेरी बाहों में आ गिरा, जिससे एक अच्छी खुशबू आ रही थी। इंस्टिंक्टिवली मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी हथेली उसकी पतली कमर पर टिकी थी, जिसकी हैरत अंगेज नरमी और लचक में महसूस कर रहा था। क्या कामयाबी मिली? मैंने जानते हुए भी पूछा, इस नजदीकी के पल का मजा लेते हुए। हमने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, टेस्ट सेंट्रल की प्रीमियम लाइन, उसने पहले ही दिन 100 मिलियन की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसने मेरी बाहों में अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। हमने एक शानदार कमबैक विक्ट्री जीती है। सच में? फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। मैं मुस्कुराया। हाँ, आज रात मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट एबलोनी स्टू। बात करते हुए उसने मेरी बाहों से निकलने की कोशिश की और किचन की तरफ भागी, लेकिन मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे जाने नहीं दिया। खाना बनाना इंतजार कर सकता है, मैंने उसकी तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहा। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? मेरे देखने से वो थोड़ी अनईजी हो गई, उसके गाल लाल हो गए। मैंने उसके कान के पास झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मुझे एबलोनी स्टू पसंद है? एवेलिन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें एक डरे हुए हिरन की तरह घबरा गई थीं। मुझे नहीं पता था, मैंने बस रेसिपी में पढ़ा था कि ये सूप बहुत नरिशिंग होता है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे रिकवर होने में मदद करने के लिए बनाना चाहती थी। वो सफाई देते हुए लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखें मुझसे नजरें चुरा रही थी। वो झूठ बोल रही थी, मुझे इसका पूरा यकीन था। मिलेट पॉरेज के पहले बोल से लेकर आज के एबलोनी स्टू तक मेरे स्वाद की उसकी समझ सिर्फ एक कोइंसिडेंस से कहीं बढ़कर थी। इसके साथ ही ब्राइड के प्रति उसकी नफरत और मेरे ब्राइड प्राइस मैरिज प्रपोजल को तुरंत मान लेना। मेरे दिमाग में एक निडर और यहाँ तक कि अजीब आइडिया आने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? तभी मेरा फोन बजा। असिस्टेंट ऑर्थर का कॉल था। बॉस, कल रात बाय फैमिली की तरफ से एक चैरिटी गाला रखा गया है। उन्होंने आपके और आपकी वाइफ के लिए इनविटेशंस भेजे हैं। तुम्हें क्या लगता है? बाय फैमिली? बियांका, मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। क्यों ना चला जाए? अब वक्त आ गया है कि पुराने हिसाब किताब बराबर किए जाएं। मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी बाहों में ये छोटी लड़की कैसे रिएक्ट करेगी जब वो अपनी प्यारी दोस्त से मिलेगी। चैरिटी गाला बाय फैमिली के 7 स्टार होटल में रखा गया था। मैं अब भी कैजुअल कपड़ों में था, जो वहाँ के एलिगेंट गाउन्स और चमकते गहनों के बीच बिल्कुल अलग लग रहा था। एवलिन ने मून वाइट गाउन पहना था। उसके लंबे बाल बखूबी ऊपर बंधे हुए थे, जिससे उसकी गर्दन साफ दिख रही थी। वो चांदनी में किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। हमारी एंट्री ने तुरंत हमें सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया। क्या ये लू फैमिली की नई बनी यंग डायरेक्टर नहीं है? कितनी स्टनिंग है! और उसके साथ वो आदमी कौन है? बॉडीगार्ड की तरह कितने कैजुअल कपड़े पहने हैं। मैंने सुना है वो एक फ्री लोडर है। लू फैमिली की वापसी तो सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि उसका किसी मिस्टीरियस बिग शॉट के साथ कनेक्शन था। एवेलिन ने एहसानमंद होने की वजह से उसके साथ रहने की भीख मांगी थी। फुसफुसाहट और अफवाहें मक्खियों की तरह गूंज रही थी। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आराम से वेटर की ट्रे से जूस का एक ग्लास उठा लिया। ये मेरी पसंद की घर की बनी चावल की शराब नहीं थी। निराशाजनक। एवलिन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और वो अपने आप एक कदम मेरे करीब आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। सहना? मैंने हल्का सा हंसा। इतनी खूबसूरत औरत का साथ मिल रहा है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। मेरी छेड़छाड़ से वो थोड़ी परेशान भी हुई और मुस्कुरा भी दी, और उसने मजाक में मेरी कमर पर हल्का सा थपका मारा। उसी पल हमारे पीछे से एक ठंडी आवाज आई, एवलिन,
आजकल तुम सच में ज्यादा ही प्रभावशाली हो रही हो। हम पलट कर देखे तो बियांका काली लो कट इवनिंग गाउन पहने हुए थी। हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और हमें मजाक उड़ाती नजर से देख रही थी। उसकी नजर एक पल के लिए मुझ पर टिक गई, बिल्कुल छुपे बिना, नफरत और तुच्छता से भरी हुई। फिर एवलिन पर चली गई। मुझे लगा था तुम में कुछ असली हुनर है, लेकिन लगता है तुमने बस एक सुंदर लड़का ढूंढ लिया है। क्या लू फैमिली इतनी मजबूर है कि निवेश पाने के लिए चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है? उसके अल्फाज जहरीले और चुभने वाले थे और एवलिन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरी पिछली जिंदगी में भी बियांका ऐसी ही थी। सबसे दर्दनाक अल्फाज इस्तेमाल करके बार बार एवलिन की इज्जत को कुचलती थी। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन एवलिन ने मुझे रोक दिया। उसने गहरी सांस ली, बियांका की आंखों में देखा और इसके बजाय उसके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बियांका, क्या तुम मुझसे जलन करती हो? बियांका का चेहरा सख्त हो गया। तुमसे जलन? एक बेकार चीज मुफ्त में मिल गई, उसने तंज किया। नहीं, एवलिन ने सिर हिला दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद सबको हिला दिया। वो अपने पंजों पर उठी, अपनी बाहें मेरे गले के गिर्द डाली और मेरे गाल पर जोर से किस कर दिया। फिर हैरान बियांका की तरफ मुड़कर हर लफ्ज अलग अलग कहकर बोली, तुम जलती हो। मेरे पास खड़ा आदमी वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और तुम बचपन से अब तक कभी ये तक नहीं समझ पाई कि प्यार होता क्या है। चाहे मेरा बॉयफ्रेंड सड़क बाजार के कपड़े पहने, मेरी नजर में वो आसमान के सितारों से ज्यादा चमकता है। अगर वो आराम से रहना चाहे तो मैं मेहनत करके उसका साथ दूंगी। मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। यही रोमांस होता है। तुम जैसी औरत जिसे कभी प्यार नहीं मिला, कभी समझ नहीं सकती। खुलेआम, बिना जरा सी भी छुपाए पक्षपात दिखाते हुए मैंने अपनी बाहों में उस छोटी सी लड़की को देखा जिसका लड़ने का दम इतना जबरदस्त था, और मेरा दिल खुशी से खिल उठा। कितना संतुष्ट करने वाला, कितना बेइंतहा संतुष्ट करने वाला। पटाखों का इंतजार किया हुआ खुला डबल स्टैंडर्ड का मशहूर दृश्य अब पूरा हो चुका था। बियांका का चेहरा तुरंत गहरा लाल हो गया। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था जब वो एवलिन की तरफ उंगली उठाए खड़ी थी और लंबे पल तक एक लफ्ज भी नहीं निकाल पाई। उसी वक्त और भी ज्यादा अहमियत वाली शख्सियत ने प्रवेश किया। मास्टर लियो, शहर का व्यापारिक महान आदमी जिसका धन 100 अरबों के बराबर था, अपनी लाठी का सहारा लेते हुए लोगों के झुंड के साथ आगे बढ़ा। सब लोग तुरंत रास्ते से हट गए और अदब से उसका स्वागत किया। बियांका ने भी जल्दी से अपने चेहरे का गुस्सा दबा लिया और झूठी मुस्कान लाकर आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मास्टर लियो, आप यहाँ कैसे? लेकिन मास्टर लियो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा उसके पास से गुजरा और मेरे सामने आकर रुक गया। फिर सबकी हैरान नजरों के सामने ये महान आदमी, जिसका एक कदम पूरे शहर के व्यापार जगत को हिला सकता था, उसने मुझे अदब से झुककर सलाम किया। एक मामूली सुंदर लड़का। मिस्टर हे, आप भी यहाँ हैं? आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? मैं खुद आपको लेने आता। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बियांका का चेहरा ऐसा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। मैंने उसके रंग बदलते चेहरे को देखा और आलस से अपना जूस का ग्लास हल्का सा उठा दिया। बस गुजरते हुए सोचा देख लूं। उस रात बियांका पूरी दावत का सबसे बड़ा मजाक बन गई। जबकि मैं एवलिन के पास खड़ा, वो सुंदर लड़का शहर का सबसे रहस्यमयी आदमी बन गया। जो भी मास्टर लियो से अदब से झुककर सलाम करवा सकता है, वो आम इंसान नहीं हो सकता। ये तो बेवकूफ भी देख सकता है। कुछ समय तक मेरी पहचान को लेकर हर तरह की अफवाहें फैलती रहीं। कुछ लोग कहते थे मैं राजधानी के किसी अमीर घराने का वारिस हूँ जो यहाँ जिंदगी का तजुर्बा लेने आया है। दूसरे कहते थे मैं किसी रहस्यमयी विदेशी संगठन का मालिक हूँ जिसका धन मुल्कों के बराबर है। कहने की जरूरत नहीं कि अब कोई मुझे मुफ्तखोर कहने की हिम्मत नहीं करता था। दावत के बाद घर लौटते वक्त एवलिन बार बार चुपके से मुझे देख रही थी। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधा पूछ लो, मैंने सड़क पर नजर रखते हुए कहा। तुम्हारा ग्रैंडपी के साथ क्या रिश्ता है आखिर? वो अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने एक पल सोचा। पिछली जिंदगी में वो कुछ हद तक मेरा शागिर्द था। जब उसका निवेश फेल हो गया था और वो लगभग दिवालिया हो गया था, मैंने उससे कुछ सलाह दी थी। ऑफ कोर्स, मैंने ये नहीं बताया कि जब मैंने उसे पिछली जिंदगी में गाइड किया था तब वो पहले ही 80 साल से ज्यादा का था और मैं सिर्फ 30 साल का था। एवलिन को साफ तौर पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास इसका इनकार करने की वजह भी नहीं थी। गाड़ी के अंदर का माहौल कुछ देर के लिए हल्का सा तनावपूर्ण हो गया।
जैसे ही हम घर पहुंचे, मैं शावर लेने जा रहा था जब एवेलिन ने मुझे रोक दिया। हैरिसन, हमें बात करनी है, उसने कहा। उसके चेहरे के भाव पहले से ज्यादा गंभीर थे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे पता था जो होने वाला था वो होकर रहेगा। हम लिविंग रूम के सोफा पर 1 मीटर की दूरी पर बैठ गए। तुम असलियत में कौन हो? एवेलिन ने सीधे मुद्दे की बात की। मैं तुम्हारा पति हूँ हैरिसन, मैंने जवाब दिया। मेरे साथ अनजान बनने की कोशिश मत करो, उसने परेशान होकर कहा। तुम वो हैरिसन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? तुम्हारा इतना इन्फ्लुएंस कैसे है? तुम वो रुकी, एक गहरी सांस ली और सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या तुम भी रीबॉर्न हुए हो? आखिरकार वो पल आ गया। मैंने बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखा और बदले में पूछा, और तुम्हारा क्या? हमारी नजरें मिली। ऐसा लगा जैसे हवा थम सी गई हो। एक दूसरे की नजरों में हमने वही शौक और समझ देखी। तो तुम भी? हम दोनों ने लगभग एक साथ कहा। एवेलिन अब खुद को रोक नहीं सकी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे जब वो अचानक मुझ पर गिर पड़ी। मुझे कस कर पकड़ लिया, अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया और बेइंतहा रोने लगी। एक दिल चीर देने वाली चीख, जैसे दो जिंदगियों की सारी शिकायतें और दर्द बहा रही हो। तुम बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता है मैं अकेली कितनी डरी हुई थी? वो रोई, अपनी मुट्ठियां मेरी छाती पर मारते हुए। मैं हटा नहीं, उसे अपना गुस्सा निकलने दिया। मैंने बस उसे कसकर पकड़े रखा, बार बार उसकी पीठ सहलाता रहा, उसके कान में फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। तो वो रीबॉर्न हुई थी। कोई हैरानी नहीं, कोई हैरानी नहीं कि वो शादी के लिए मेरे ब्राइड प्राइस के अजीब प्रपोजल पर तुरंत मान गई थी। कोई हैरानी नहीं कि वो ब्राइड और बियांका से इतनी नफरत करती थी। कोई हैरानी नहीं कि वो मेरी सारी प्रेफरेंसेस जानती थी और मेरे लिए स्वादिष्ट सूप बनाती थी। वो अपनी पास्ट लाइफ की यादें साथ लेकर आई थी। जब मैंने वो प्रपोजल दिया था, उसने जो देखा वो शर्म नहीं बल्कि सैल्वेशन थी। उसकी अंधेरी निराशाजनक जिंदगी में रोशनी की एकमात्र किरण। और मैं, ये मूर्ख, असलियत में सोच रहा था कि ये मेरी चालाक स्क्रिप्ट थी जिसने उसे निराशा में ढकेल दिया था। तुम कब वापस आई? मैंने उसकी हिचकियां कम होने का इंतजार किया और फिर धीरे से पूछा। वो सुबह थी जब मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उसने नाक से कोड़ते हुए कहा। मैंने अपनी आंखें खोली और खुद को उस हादसे से पहले पाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था क्या करूं। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं अपनी पास्ट लाइफ की वही गलतियां नहीं दोहरा सकती। मैंने तुम्हें ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास कैसे जाऊं। हमारी पास्ट लाइफ में हम सिर्फ साधारण क्लासमेट्स थे, और फिर तुम मुझसे पैसे उधार लेने आई थी। मैंने उसका वाक्य पूरा किया और उसने सर हिलाया। उस वक्त मैंने सोचा था कि भले ही मैं पैसे उधार न ले सकूं, तुम्हें एक बार फिर देखना अच्छा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वो बातें कहोगी। बोलते हुए उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या तुम्हें लगा था कि मैं उस वक्त बेशर्म थी, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी? उसने मेरी तरफ सावधानी से देखा। मैं हल्का सा हंसा, उसका गाल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। पगली, मैं उस वक्त सोच रहा था मेरी पत्नी कितनी चालाक है, जो तुरंत मेरा मेन पॉइंट समझ गई। कौन सा मेन पॉइंट? मेन पॉइंट ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शुरुआत से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। मेरी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अटल मजबूती थी। एवेलिन की आंखें तुरंत फिर से लाल हो गईं, लेकिन इस बार जज्बात के आंसुओं से। वो आगे झुकी और मेरे होठों को चूम लिया। ये किस अब बैंक्वेट की तरह बस एक पल की नहीं थी, बल्कि इसमें दो जिंदगियों का गहरा लगाव और पड़प थी, जो जोशीली और थमी हुई थी। हमने सोफा से कारपेट तक और कारपेट से बेडरूम के बेड तक किस किया। कपड़े एक एक करके बिखरते गए। जब मेरी हथेली ने उसकी गर्म नर्म स्किन को छूना शुरू किया, मैं साफ तौर पर उसके शरीर की थरथराहट महसूस कर सकता था। क्या तुम डर रही हो? मैं रुका, उसकी खोई हुई आंखों में देखते हुए। उसने अपना सर हिलाया, फिर सक्रिय होकर अपनी टांगे उठाई, उन्हें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया। हैरिसन, उसने मेरे कान में सांस फूलते हुए फुसफुसाया। मैंने इस दिन के लिए 2 जिंदगियों का इंतजार किया है। उस रात हमने 2 जिंदगियों के पछतावे को सबसे पुराने तरीके से पूरा किया। रात गहरी थी और हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। विंडो पेपर की उस परत को तोड़ने के बाद एवेलिन के साथ मेरे रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आया। कभी कॉन्ट्रैक्चुअल पति पत्नी, अब जुनूनी प्रेमी। इतने लवी डवी के असिस्टेंट आर्थर भी देख नहीं पा रहा था। बॉस, मिसेस बॉस, ये अगले क्वार्टर का स्ट्रेटेजिक प्लान है। क्या आप दोनों पहले एक बार देखना चाहेंगे? असिस्टेंट आर्थर लिविंग रूम में खड़ा था, हमें सोफा पर एक दूसरे से लिपटकर फ्रूट खिलाते हुए देख रहा था। उसकी आंख फड़क रही थी। जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर देखे बिना कहा, एवलिन के दिए हुए अंगूर को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोलते हुए। बस जैसा तुम्हें सही लगे वैसे हैंडल कर लो। मुझे ऐसी छोटी बातों से परेशान मत करो। ये मेरी पत्नी के साथ बॉन्डिंग टाइम में दखल दे रहा है। असिस्टेंट आर्थर। एवलिन मेरी बातों पर शर्मा गई और मुझे कहनी मारी, बकवास करना बंद करो, काम जरूरी है। फिर उसने फाइल ली और उसे सीरियसली पढ़ने लगी। देखो, ये है मेरी पत्नी, स्वीट और रिलायबल, मेरी तरह नहीं जो बस कामचोर बनना चाहता है। ओ वैसे
असिस्टेंट आर्थर, मुझे अभी कुछ याद आया। बियांका और ब्रैड का क्या हाल है? उन दोनों नामों का जिक्र होते ही असिस्टेंट आर्थर के एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गए। रिपोर्टिंग बॉस, जीसी कॉर्पोरेशन पहले ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुकी है और लिक्विडेशन से गुजर रही है। ब्रैड और उसके पिता पर दसियों बिलियन का कर्ज है। उनके सारे एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं और अब उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। मैंने कल रात लोगों को उन पर नजर रखने के लिए कहा था। वो एक ओवरपास के नीचे ब्रेड के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। ओह सच में? इससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। क्या कोई वीडियो है? मुझे भेजो। असिस्टेंट आर्थर, बहुत अच्छे। मैंने सेटिस्फैक्शन में सर हिलाया और बात जारी रखी। उन पर नजर रखते रहो, उन्हें मरने मत देना, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना भी मत। मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया की हर मुश्किल का स्वाद चखें, अपनी आखिरी सांस तक पछताएं उस हर चीज के लिए जो उन्होंने एवलिन के साथ पिछली लाइव्स में किया था। मेरी आवाज काम थी, लेकिन एवलिन ने उसमें ठंडक महसूस कर ली। उसने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे, मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हैरिसन, थैंक यू। किस लिए? मैंने बदले में उसका हाथ थामे हुए पूछा। जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करता हूँ मुझे करना ही चाहिए। बियांका का क्या? उसने झिझकते हुए पूछा। बियांका का जिक्र होते ही असिस्टेंट आर्थर के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। मैडम बाय फैमिली के साथ हालात थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसने ध्यान से कहा। पिछले बैंक्वेट के बाद से फैमिली में बियांका की स्टैंडिंग गिर गई है। ओल्ड मास्टर बी उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और उनसे सारी अथॉरिटी छीन ली है। वो अब हर दिन घर पर ही रहती है और कहीं नहीं जाती। इसके अलावा असिस्टेंट आर्थर रुका। उसने मुझसे कई बार कांटेक्ट किया है और आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। मुझसे मिलना? मैंने तंज किया। वो अभी भी हार नहीं मान रही। उसने कहा कि वो आपसे और मैडम से मिलकर माफी मांगना चाहती है। जरूरत नहीं है, एवलिन ने ठंडे ढंग से कहा। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। सबसे भरोसेमंद दोस्त के धोखे का दर्द सिर्फ एक माफी से मिटाया नहीं जा सकता। मैंने सहमत होते हुए सर हिलाया। सुना तुमने असिस्टेंट आर्थर? मेरी पत्नी ने कहा नहीं, और उसका मतलब नहीं ही है, चाहे खुद आसमान ही क्यों ना आ जाए। अगर वो तुमसे फिर कांटेक्ट करे तो उसे डायरेक्टली ब्लॉक कर देना। जी बॉस। हमें लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन हमने बियांका के ऑब्सेशन को कम समझा था। कुछ दिन बाद एवलिन और मैं एक नई खुली प्राइवेट किचन में खाना खाने गए। ये रेस्टोरेंट बुक करने के लिए बहुत मुश्किल माना जाता था। अफवाह थी कि ओनर एक अजीब सा आदमी है जो सिर्फ उन्हीं गेस्ट्स को सर्व करता है जो उसे पसंद आते हैं। बेशक मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी। एवलिन और मैं अभी प्राइवेट रूम में सेटल ही हुए थे कि दरवाजा खुल गया। बियांका एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। फिर भी उसने एक महंगा कस्टम मेड सूट पहना हुआ था, अपनी बची कुची डिग्निटी को बचाने की कोशिश करते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हमें देखकर पूछा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई जो जल्द ही जलन और नाराजगी में बदल गई। हमें यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने सुस्ती से जवाब दिया। जहाँ तक तुम्हारी बात है मिस बियांका, ऐसा लगता है कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। रेस्टोरेंट मैनेजर तुरंत वहाँ भागा हुआ आया। उसका चेहरा घबराहट से पीला था। माफी चाहता हूँ चेयरमैन हैरिसन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अंदर कैसे आई। मैं उसे अभी बाहर निकलवा देता हूँ। रुको, एवेलिन फिर से बोली। बियांका की तरफ शांति से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हें हमसे आखिर चाहिए क्या? बियांका ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, मेरे सवाल को इग्नोर करते हुए मांग की। हैरिसन, फैमिली बैकग्राउंड या एबिलिटी के मामले में मैं उससे आखिर कहाँ कम हूँ? मैं किस जगह पीछे हूँ? तुम मेरी तरफ एक बार देखते तक क्यों नहीं? ये वो सवाल था जिससे वो 2 जन्मों से जूझ रही थी, मेरे बोलने से पहले ही। एवलिन हंसी। बियांका, क्या तुम अब भी नहीं समझी? ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे बुरी हो, तुम अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी हो। जिसे तुम प्यार कहती हो वो कुछ नहीं, बस कब्जा और बर्बादी है। अगर तुम कोई चीज पा नहीं सकती तो तुम उसे बर्बाद होते देखना पसंद करती हो। हैरिसन का प्यार हिफाजत और निस्वार्थ होने के बारे में है। जब उसने मुझे कीचड़ में फंसे देखा तो उसका पहला ख्याल मेरी बदकिस्मती पर हंसना या फायदा उठाना नहीं था। वो मुझे बाहर निकालना था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तुम और वो बिल्कुल अलग हो। एवेलिन का बोला गया हर शब्द एक चाकू की तरह था जो बियांका के दिल में गहरा उतरता गया। उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया, राख की तरह हो गया। तो मैं शुरुआत से ही हार गई थी, वो बड़बड़ाई। तुम्हारे जीतने का कभी कोई मौका ही नहीं था, मैंने बेरुखी से कहा, बात को और चुभाते हुए, क्योंकि मैंने उसे 2 जन्मों से प्यार किया है और तुम मेरी नजरों में एक झलक के भी लायक नहीं हो। इस आखिरी बात ने उसे तोड़ दिया। बियांका ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो और वो फर्श पर गिर गई। उसने एवेलिन और मेरे कसकर पकड़े हुए हाथों को देखा, हमारी आंखों में साफ दिखते प्यार और समझ को देखा और आखिर में हंसने लगी, एक तीखी मायूस आवाज में। 2 जन्म? तो ये 2 जन्म थे। मैं सही तरीके से हारी, सच में सही तरीके से।
वो तब तक हंसी जब तक रोने नहीं लगी। उसका मेकअप फैलकर एक बुरा हाल बन गया। अब वो अपने ऊंचे मुकाम पर बैठी हुई अलूफ आइस क्वीन नहीं रही थी। वो बस एक बेचारा जीव थी जो पूरी तरह हार चुकी थी। बियांका के इस तरह टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई, सिर्फ नफरत हुई। पिछले जन्म में जो दुख उसने एवेलिन को दिए थे वो उसे पूरी जिंदगी पछतावे में रखने के लिए काफी थे। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसे बाहर निकाला और प्राइवेट रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। एवेलिन ने मेरी तरफ देखा और धीमे से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो बुरा व्यवहार कर रही थी। मैंने उसे गले लगाया, उसके माथे को चूमा और कहा, मेरी वाइफ दुनिया की सबसे दयालु इंसान है, लेकिन जब बुरे लोगों से निपटा जाता है तो तुम भलाई वाले तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो मुस्कुराई और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हैरिसन, तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी। वो खाना हमने बहुत मजे से खाया। उन परेशान करने वाले लोगों से निपटने के बाद एवेलिन और मैं आखिरकार अपनी आम जिंदगी में पूरी तरह लौट आए। वो खूबसूरत सीईओ बनी रही, बिजनेस वर्ल्ड में मजबूत और खतरनाक, लू ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाती रही और इंडस्ट्री में एक लेजेंड बन गई। मैं वहीं आराम पसंद दामाद बना रहा, हर रोज घर पर एक्सरसाइज और खाना बनाता, रेसिपी सीखता और कभी कभी ऑनलाइन चेक करता कि मेरे सबॉर्डिनेट्स ने क्या नई हरकतें की हैं। टॉपिक: हैरिसन आज बिस्तर से नहीं उठा है। मेरी कंपनी के लिए स्टॉक प्राइस का इशारा बन गया था। जब तक मैं काम पर नहीं जाता था स्टॉक प्राइस बढ़ता रहता था। कभी कभी ऐसे ही मेरा मन करता तो मैं कंपनी चला जाता और उन दिनों स्टॉक प्राइस जरूर गिर जाता था। शेयर होल्डर्स ऑफिशियल सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बारिश कर देते और विनती करते, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज अपने बॉस को काबू में रखें। क्या वो बस घर पर रहकर लेटे नहीं रह सकते? मिस्टर हैरिसन, हम आपसे गुजारिश करते हैं बस एक निकम्मे बने रहें और हम छोटे इन्वेस्टर्स को डराना बंद करें। हम एवेलिन को मशवरा देते हैं कि वो मिस्टर हैरिसन को घर में बंद कर दे और चाबी फेंक दे। जब भी मैं ये कमेंट्स देखता मैं खुश होता, जबकि एवेलिन मुझे बेबसी और प्यार से देखती, फिर मेरा फोन छीन लेती, मुझे सोफा पर लेटाती और खुद मुझे मसाज देती, वो सारी फजूल बातें फिर से पढ़ते हुए। क्या तुम थके नहीं हो? लाओ मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, वो कहती। फिर मैं सुकून से अपना सिर उसकी गोद में रख देता, अपनी वाइफ की प्यार भरी सर्विस का मजा लेता और चुपके से अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डालकर उसके मखमली पेट पर फिराने लगता। हाँ, यहाँ थोड़ा जोर से। हैरिसन, हिलना बंद करो, वो डांटती शर्माते हुए और मेरा हाथ हटाती। मैं उसका हाथ पकड़ लेता, उसे अपने होठों के पास लाकर चूमता और मुस्कुराकर छेड़ता। वाइफ, आज रात वो नया आउटफिट ट्राई करते हैं जो हमने खरीदा था। उसका चेहरा तुरंत गहरा लाल हो जाता। तुम बदमाश। हमारा जीवन इन प्यारी छोटी छोटी रोजाना की बातों से भरी हुई थी। साथ में खाना बनाना, काउच पर लेटकर पुरानी मूवीज देखना, धूप से भरी दोपहर में सो जाना। हमने एक रैगडॉल कैट अडॉप्ट की और उसका नाम गोल्डी रखा, क्योंकि वो असल में उस 100 मिलियन युआन ब्राइट प्राइस से खरीदी गई थी जो मैंने दिया था। गोल्डी हमसे बहुत चिपक कर रहता था, खासकर मेरे एब्स पर सोने का शौकीन था। एवेलिन जलन महसूस करती, उसे उठाती और दूर कर देती, फिर खुद वहां लेट जाती। ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी है, वो हक जताते हुए कहती। हम कभी कभी झगड़ते भी थे, जैसे जब मैंने चोरी छुपे एक आइस्ड बियर पी और उसे पता चल गया। वो इतनी क्रोधित हो जाती कि मुझे 3 दिन तक इग्नोर करती। मुझे हर संभव कोशिश करनी पड़ती, बेचारा बनने का नाटक करता, क्यूट बनता, अपॉलजी लेटर्स लिखता और आखिर में अपनी पत्नी को मनाने के लिए गहरी बातें करता। समय तेजी से बीता और हमें पता चलने से पहले ही हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी आ गई। उस दिन एवेलिन ने जानबूझकर अपना स्केड्यूल खाली रखा, ये कहते हुए कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। वो मुझे सनसेट के समय सी साइड पर ले गई। पूरा बीच सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, लहरें बार बार तट को चूम रही थी, कोमल और सुकून देने वाली ध्वनियां निकालते हुए। एवेलिन ने मेरा हाथ थामा, बीच पर नंगे पांव धीरे धीरे चलते हुए। हैरिसन, क्या तुम्हें ये स्थान याद है? उसने अचानक पूछा। मैं चकित रह गया। ये वही स्थान है जहां मैंने अपने पिछले जीवन में उससे अपनी भावनाओं का इजहार किया था। तब मैंने अपने करियर में थोड़ी सफलता प्राप्त की थी और अंततः उसे यहाँ बुलाने का साहस जुटा पाया था। मैंने फूल, एक रिंग और एक लंबा हृदय से किया हुआ कन्फेशन तैयार किया था, लेकिन वो कभी नहीं आई। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि वो वही दिन था जब उसे विवश होकर ब्रैड से विवाह करना पड़ा था। इस स्थान ने उस पिछले जीवन के मेरे सभी पछतावों का आरंभ किया था। मुझे याद है, मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे क्षमा कर दो। एवेलिन मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने तुम्हें पिछले जीवन में अकेला छोड़ दिया था। कोई बात नहीं। मैंने उसकी आंख के कोने से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम इस जीवन में आई? हाँ, मैं आई।
वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और ढलते हुए सूरज के नीचे मुझे किस किया। हमारी परछाइयां लंबी और दूर तक फैल गई थी। हैरिसन, चलो विवाह करते हैं। मैं संसार की सबसे सुंदर वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरे पति हो, एवलिन के पति, मेरे जीवन का एकमात्र सच्चा प्रेम। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। जो तुम कहो मेरी प्रिय, लेकिन विवाह से पहले एक विषय है जिसका हमें पहले ध्यान रखना होगा। वो क्या है? मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और थोड़ी दूर बीच फ्रंट विला की तरफ बढ़ गया। विवाह की रात। हमारा विवाह बहुत बड़ा और दिव्य था। नगर के लगभग सभी एलीट लोग वहां उपस्थित थे। मास्टर लियो ने स्वयं रस्में पूरी करवाई। वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये कहते हुए कि हमारा मिलन देखना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। असिस्टेंट आर्थर, जो मेरे परिवार की भांति था, मास्टर लियो से भी अधिक रोया। अपने आंसू पोंछते हुए कह रहा था कि अंततः उसने बॉस को वो जीवन जीते हुए देख लिया जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था, और अब वो संतुष्ट होकर मर सकता है। मैं निशब्द उसकी तरफ देखता रहा, सोचते हुए, कृपया मरिए मत, कंपनी को अभी भी आपकी आवश्यकता है। एवलिन ने वो वेडिंग ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसके लिए डिजाइन की थी। वो बिल्कुल एक फेरी टेल की प्रिंसेस की भांति सुंदर लग रही थी। जब वो अपने पिता के साथ कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ी, मुझे लगा जैसे संसार की समस्त ज्योति उस पर आकर सिमट गई हो। मिस्टर लूप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उनका चेहरा स्वास्थ्य और ऊर्जा से चमक रहा था। उन्होंने एवलिन का हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरे कंधे को थपथपाया और गंभीरता से कहा, हैरिसन, अब मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार करने का दुस्साहस किया तो मैं अपनी अंतिम सांस तक तुमसे लड़ूंगा। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैंने पूरी निष्ठा से वचन दिया, एवलिन का हाथ दृढ़ता से थामे हुए। इस जीवन में और आने वाले सभी जीवनों में मैं केवल उसी से प्रेम करूंगा। रिंग एक्सचेंज के दौरान मैंने भीड़ में बियांका को देखा। वो बिना निमंत्रण के आई थी, सबसे उपेक्षित कोने में खड़ी थी, बिना मेकअप के एक साधारण ब्लैक ड्रेस पहने हुए। वो हमें दूर से देख रही थी। उसने एवलिन के चेहरे पर वो आनंदमयी मुस्कुराहट और मेरी आंखों में उमड़ता प्रेम देखा। उसकी दृष्टि में अब कोई जलन या द्वेष नहीं था, केवल अनंत शून्यपन और पछतावा था। जब एवलिन और मैंने एक दूसरे को किस किया, मैंने उसे शांति से मुड़ते और वेन्यू से जाते हुए देखा। उसका वृत्तांत समाप्त हो चुका था, जबकि एवलिन के साथ हमारा रिश्ता शादी के बाद अभी शुरू ही हो रहा था। किसी मशहूर हनीमून डेस्टिनेशन जाने के बजाय हम समुद्र के किनारे अपने घर लौट आए। रात को हम खिड़की के बाहर लहरों की आवाज सुनते हुए बिस्तर पर लेटे हुए थे। डार्लिंग, एवलिन ने अचानक मुझे पुकारा और मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, वो फुसफुसाई। मेरी पिछली जिंदगी का दर्द बहुत असली था। मुझे डर है कि अगर मैंने पलकें झपकाई तो ये सब गायब हो जाएगा, कि ये एक सपना नहीं है। मैंने उसके सर के ऊपर किस किया। मुझ पे यकीन नहीं है? इसे छुओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है, हर धड़कन असली और मजबूत है। फिर मैंने उसका हाथ नीचे की तरफ किया और उसे अपने सख्त एब्स पर रखा। और यहाँ भी, क्या ये तुम्हारा सोने के लिए सबसे पसंदीदा तकिया नहीं है? ये भी असली है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने मजाक में मुझे मारा। तुम बहुत शरारती हो। मैं हंसा और पलटकर उसे अपने नीचे दबा लिया। मेरे प्यार, स्प्रिंग की रातें कीमती होती हैं। हमें मेन इवेंट शुरू करना चाहिए। बाहर की चांदनी धीरे से कमरे में फैल गई। लहरों की आवाज हमारे प्यार के लिए सबसे खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई। मुझे मालूम था कि इस जिंदगी में हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि हमने इस परफेक्ट यूनियन के लिए 2 जिंदगियों का इंतजार किया था, और उस परफेक्शन का हर दिन पूरे दिल से संभाल कर रखने के लायक है। वैसे हनी, कल सुबह मैं तुम्हारे हाथ का बना मिलेट पॉरेज खाना चाहूंगा। ओके? देखो, खुशी सच में इतनी ही सिंपल है। जिससे तुम प्यार करते हो उसका तुम्हारे साथ होना, मेज पर गर्म खाना, और यही एक लाइफ टाइम है।